हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है। हमारे साथ में आज होगा ऑल इंडिया रैंक 15 प्रथम खंडेलवाल। प्रथम खंडेलवाल ने डीयू से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था और सेल्फ प्रिपरेशन के बाद में निमसेट में ऑल इंडिया रैंक 15 लेकर यहाँ पर आ गए। अभी वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि हम लोगों ने अभी एक मेंबरशिप लॉन्च किया है। यूट्यूब पे एक मेंबरशिप लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली है। और ये हम लोगों ने इसलिए ये स्टेप लिया है क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं डेली। व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह मैसेज आते हैं और वही है कि हर किसी का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम टाइम निकाल के रिप्लाई करते भी है तो भी बहुत सारे बच्चे मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब निमसेट की प्रिपरेशन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें हम लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। तो मेंबरशिप का ऐसा है कि आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब के पास में जस्ट एक जॉइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल पर। वहाँ पर ना आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा 29 का जो स्पेशल कमेंट्स का है और फिर दूसरा ऑप्शन है 199 का जहाँ पर अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन होना है। और उसमें वीकली हम एक मीट रखेंगे जहाँ पर आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। एक एक डाउट सॉल्व कर देंगे लेकिन उसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद डाउट सॉल्व होंगे। और एक मेंबरशिप में रहेगा 299 पर मंथ वाला जिसमें 1 to 1 सारे डाउट सॉल्व होंगे और ट्वाइस अ वीक, वंस और ट्वाइस अ वीक हम सारे डाउट सॉल्व करेंगे। और अभी बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियाँ निकालेंगे, लेकिन जो लोग शायद मुझे टेलीग्राम पर या फिर हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं ना पहले से, उन लोगों को पता होगा कि आई थिंक 1300 प्लस स्टूडेंट्स है और हम लोग भी यहाँ पर है। हम लोगों के पास भी टाइम का शॉर्टेज है, अभी कुछ टाइम में हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। तो वही है कि सभी का रिप्लाई हम नहीं दे सकते टाइम पर। तो आई होप आप लोग समझोगे। और ऐसा है कि जो लोग ज़्यादा सीरियस हैं निमसेट को लेकर, सिर्फ वही लोग मेंबरशिप परचेस करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे सीरियस हैं हम उनको अच्छे से गाइड कर सकें। क्योंकि हमारे टाइम पे हमको ऐसा कोई गाइड करने वाला था नहीं और इसकी मोस्टली ज़रूरत सेल्फ प्रिपरेशन वालों को लगने वाली है क्योंकि उन लोगों के पास कोई मेंटोर नहीं होता है जो उनको सारी चीज़ें बता सके। तो वही है कि जो लोग कोचिंग से, चलो उन लोगों के पास में कोई होता है कि वो सर से जाके कनेक्ट कर सकते हैं, बातें करके अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन वालों को खुद ही ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी से बात करने की। तो शायद उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो देख लो, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन हो तो, और अगर आप प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजनेबल कॉस्ट है। हमने वही सोच के ये सारी कॉस्ट रखी है ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है। चलो ठीक है, अभी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो वेलकम प्रथम भाई। तो प्रथम के बारे में वापस हम बता दें तो प्रथम की ऑल इंडिया रैंक 15 थी निमसेट में और सीयूईटी में 265 मार्क्स थे इनके। सारे ही कॉलेज क्वालिफाइड थे। सर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले सवाल पे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल आ रहा है यार कि अपियरिंग बच्चों का दुख क्या है। और जैसे कि तुम डीयू से पढ़े हुए हो और तुमने अपियरिंग में क्वालिफाई किया है निमसेट, तो यार तुम थोड़ा सा अपने दुख के बारे में बताओ। डीयू का क्या माहौल रहता है, अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम तो वही है कि उन्हें कॉलेज जाना पड़ता है। उनका सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि वो अपने 6-7 घंटे दिन के कॉलेज को दे रहे हैं और उससे ज़्यादा ही देते हैं कि 1 घंटा ट्रैवल का आना जाना, और जो बिल्कुल वेस्ट है, उन्हें टोटली वेस्ट लगता है। वो जो है भी वेस्ट, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। बट क्या है ना, अगर आप अपेयरिंग में हो तो आप ये कर सकते हो कि अगर जैसे जून में एग्ज़ाम होता है और काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि जिनके जून जून के बाद स्टार्ट होंगे, या तो जून मिड के बाद स्टार्ट होते हैं एग्ज़ाम्स, या कुछ डीयू वगैरह वाले स्पेशली कुछ ऐसे हैं जो मई एंड में एग्ज़ाम्स लेते हैं। तो उसका वह आप वही कर सकते हैं कि डीयू में इतना प्रेशर तो नहीं रहता, एग्ज़ाम्स को लेकर इतना प्रेशर नहीं रहता। बट जितना भी रहता है आप ये कर सकते हो कि मार्च अप्रैल तक भी मत छोड़ो, मार्च के मिड या एंड तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करने का ट्राई करो जो कॉलेज का है। क्योंकि कॉलेज का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता नहीं है, और अगर एग्ज़ाम्स वगैरह दोगे, आपकी पहले से सीजीपीए इतनी मेंटेन हो जाती है कि लास्ट में सीजीपीए की टेंशन तो नहीं रहती मोस्टली बच्चों को। तो बस वही है, नॉर्मल अपना उतना ही करो जितना सफिशिएंट मतलब रिक्वायरमेंट है। तो अभी जैसे प्रथम ना यहाँ पे सेल्फ स्टडी करके आया है, खुद ही किया, कॉलेज के साथ सब कुछ मैनेज किया और फाइनली यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 15 लेके सिलेक्ट हो गया। अभी बस वही क्वेश्चन है कि क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर कितना टाइम लगता है। सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर्स। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हैं
और अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स वगैरह टॉपिक जैसे बिना कोचिंग के भी कर सकते हो, क्योंकि अगर कोचिंग नहीं है तो आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। अगर आपने सोचा इस टाइम पर पढ़ने बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा, उसमें ये नहीं चलेगा कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो उसमें यही है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मेन, तो फिर यूट्यूब वगैरह तो काफ़ी सारे चैनल्स हैं, वो मैं आगे बता दूंगा। बट वही है कि अगर एक तो डरना नहीं है पहली बात, क्योंकि बच्चों को काफ़ी डर लगता है कि अगर वो कोचिंग वाले से बात करते हैं ना, तो कोचिंग वाले कहते हैं हमने ये क्वेश्चन करा, हमने वो करा, सर ने ये बताया, हाँ शॉर्टकट्स बताए हैं, और शॉर्टकट्स का इतना डर रहता है बच्चों को कि बस शॉर्टकट्स नहीं मिला तो क्या ही होगा। तो यही है कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। बट यही है, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 7-8 महीने तो दो आराम से, क्योंकि अगर मैंने जैसे दिया था, मैंने मेन 6 मंथ से दिए थे अपने प्रिपरेशन को। बट वो मुझे थोड़े से कम लगे थे, कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा पहले और दे देता तो मेरे को प्रेशर कम रहता। तो यही थोड़ा सा पहले से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, और सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है। बट तूने इन द एंड 6 महीने में क्लियर तो कर लिया। हाँ, वो कर मतलब लिया, वो डेफिनेटली हो जाएगा। मान सकते हैं कि 6 महीने 8 महीने मतलब इनफ इनफ है, रहते हैं। इनफ है। बट यह आपको थोड़ा और ज़्यादा रीड थोड़ा, करना पड़ेगा अपने आप अगर को। थोड़ा मैथ्स वगैरह पहले से आता है तो 6 महीने इनफ है भाई। हाँ। हाँ, ये है कि हाँ 11th 12th में मेरे मैथ्स ठीक थी, तो ठीक। फिर इसलिए थोड़ा हम्म। बेनिफिट हुआ। चलो यार, एक बहुत बड़ा सवाल है यार स्टूडेंट्स के दिमाग में कि अब इतना कुछ हो गया है, इतना एआई एडवांस कर रहा है, डेविन आ गया है, सर क्या एमसीए का स्कोप है अभी भी? क्या एमसीए करना चाहिए? क्या ये फिजिबल ऑप्शन है बच्चों के लिए या नहीं? एक इस पे बात करते हैं। अभी जो डेविन की टेंशन ले रहे हैं वो तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अगर कोई भी, अगर जैसे चैट जीपीटी पे आया था 2021 में आया था ना, हाइप बनाया था। 21-22, हाँ। तो उसमें भी हाइप बहुत बना था कि अब जॉब्स चली जाएंगी, ये चले जाएगा, वो चले जाएगा, बट कुछ नहीं होता। इन द एंड वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की हेल्प के लिए ही बनते हैं। तो वो लॉन्च ऐसे करते हैं कि सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा कुछ। बट ऐसा होता नहीं है कि वो सारी जॉब चली जाएंगी। अगर एक जॉब जाती है एक टाइप की, तो दूसरी टाइप की बनेगी भी। और ऐसा नहीं है कि अगर एमसीए पर आप आ रहे हो, एनआईटी आ रहे हो इतना स्ट्रगल करके, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली जॉब्स अभी इस टाइम थोड़ा रिसेशन की वजह से डाउन चल रहा है, बट ये है आने वाले टाइम पे हो जाएगा ठीक। तो उसकी टेंशन छोड़ दो, आराम से प्रिपरेशन करो अपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्रिपरेशन तुमने की है तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स की थी जो अभी जो एस्पिरेंट है उन लोग को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो वही, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट करा था। जो मैं पहले कर सकता था, जितना पहले करोगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेंशन बाद में कम होती है। कौन से मंथ में स्टार्ट किया था वो भी बता दो। मैंने स्टार्ट करा था, मेरे 8 दिसंबर को मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे कॉलेज के 5th सेमेस्टर, उसके बाद से मैंने 9 से स्टार्ट कर दिया था। और सेकंड मिस्टेक यही है, मैंने पीवाई को टेम्पर नहीं करे थे। मैंने क्या सोचा था, पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं हम्म। मॉक्स देना स्टार्ट करूँगा, उसके बाद और फिर उसके बाद फिर मैं पीवाई की करूँगा, तो ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर जनवरी फरवरी जैसे ये टाइम चल रहा है, इस टाइम तक ये करो कि आप पीवाई क्यू स्टार्ट कर दो, और एग्ज़ाम वाले डे तक ये हो जाना चाहिए कि अगर आपको कोई भी पीवाई क्यू दिखता है, तो बिना ऑप्शन के सॉल्व कर लो, क्योंकि डायरेक्ट वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कुछ ना कुछ। और जिनको ज़्यादा याद रहेंगे वो आपको ही बेनिफिट होगा एग्जाम में, क्योंकि 1-2 मिनट जो फालतू के जाएंगे उस क्वेश्चन में, वो आप सेव कर सकते हो। तो यही है, पीवाईक्यू वगैरह कर लो। और मॉक टेस्ट का एनालिसिस वो मत छोड़ना, वो तो डेफिनेटली करना ही करना है। ये नहीं करना कि आप एक मॉक छोड़ दो, 2 मॉक छोड़ दो, कि मैं नेक्स्ट टाइम पे अभी कर लूँगा या वीक के एंड में एनालिसिस करूँगा। उसको कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे ही मॉक हो रहा है उसी दिन या फिर रात को लेकर बैठो और उसको वो करो एनालाइज। तो यार अब ये बात करते हैं कि जैसे अब लास्ट के 2 या 3 मंथ ही बचे हैं ना, बहुत कम टाइम बचा है निमसेट में। तो लास्ट के इस मंथ के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एक स्टूडेंट को? इस टाइम तो वही है, जितने आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अब देख सकते हो वो देख लो, क्योंकि अब बुक का तो टाइम गया, जो था पढ़ने वाला वो तो टाइम गया। अब बस वही है, जितने आप पीवाईक्यू देख सकते हो, मॉक्स जितने दे सकते हो, क्योंकि मॉक्स से ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। हर बार ये है कि ये ज़रूरी नहीं है जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसी के आप क्वेश्चंस करते जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस करोगे जब मॉक में, और जब एक बनेगा कि जैसे अब पैटर्न भी चेंज हो गया है अभी एकदम से ही, कि 60 मिनट्स में मैथ्स के मिलेंगे। तो आप ट्राई करो 60 मिनट में, ये नहीं है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा तो कभी होता नहीं है। 60-70 मिनट्स मिलेंगे। 70 मिनट्स 70 70 मिनट्स में थोड़ा मिनट्स सा करेक्शन है। हाँ, हाँ 70 70 मिनट्स मिनट्स मिलेंगे, मिलेंगे। तो बस ऐसा नहीं होता कि 50 के 50 क्वेश्चंस कर लोगे आप। हाँ उसमें ये रहता है कि आपने 40 to 45 कुछ भी अटेम्प्ट कर दिया, उसमें से एक्यूरेसी, मतलब ट्राई करो कि एक्यूरेसी मेंटेन हो। और ये है कि एग्ज़ाम वाला जो टाइम है उसी टाइम पर एग्ज़ाम देते रहो अब, क्योंकि अब यही रहता है एग्ज़ाम में, जो बच्चे ड्रॉपर हैं, अगर अपेयरिंग में तो उन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा एज यूजुअल। और अगर ड्रॉपर है तो वही कर सकते हो कि एग्ज़ाम टाइम पर तो वही अपना मॉक दो। और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि शॉर्टकट्स हैं, उन्हें एक जगह नोट करके ज़रूर रखना, कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले मॉक वगैरह सब देना बंद कर देना। बट जो आपने वो नोट्स बनाए हैं, जो आपने क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, वो ज़रूर एक बार देख के जाना, क्योंकि मैंने भी बनाए थे, और मेरे अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट फंस गए थे उस नोट से। तो ये रहता है बेनिफिट।
चलो अब जैसे मॉक टेस्ट की बात हो ही गई है, तो जैसे मॉक टेस्ट हो गया या फिर एग्जाम्स हो गए, तो उसमें पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब कौन सा सेक्शन पहले करना है, कितना टाइम किसको देना है? देखो अब सेक्शन वाला तो गया, गया। वो ज़माना गया कि सेक्शन पहले कौन सा अटेम्प्ट करोगे। हाँ। अब तो ये मैथ्स करनी है तो मैथ्स ही करनी है। हम्म। एक टाइप का बेनिफिट भी है क्योंकि पहले ये रहता था माइंड में कि पहले मैं ये कर लेता हूँ, वो कर वो लेता हूँ, कर ये कर लूंगा। लेता हूँ, वो उसी में चले जाते थे। अब ये है मैथ्स करनी है तो 70 मिनट्स में मैथ्स ही करनी है, हाँ। तो वो तो गया। अब बस 70 मिनट्स का आप ये कर सकते हो कि 70 मिनट्स को भी आप डिवाइड कर लो। जैसे मैं क्या करता था, मैंने अपने इस 2023 में भी एग्ज़ाम में, तो मैंने क्या करा था, मैथ्स को अराउंड 80 या 90 मिनट दिए थे। और मैं हर बार हर मॉक में कैसे करता था कि पहले मैं मैथ्स के 50 क्वेश्चन देखता था एक बार, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ होता है कि अगर आप अलग अलग उस पर जंप करते रहोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ मिस होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने 5-10 क्वेश्चन मिस करे हैं वही सबसे ईजी थे एग्जाम के, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो ये 50 क्वेश्चन मैं विजिट कर लेता था, और उसमें क्या करता था कि 20 के अराउंड तो मुझे आते थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो ईजी भी रहते हैं कुछ 5-10 PYQ आ जाते थे, और थोड़े बहुत जो ईजी एक एक लाइन के जो सॉल्व करने वाले होते हैं वो कर लेता था। उसके बाद अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको माइंड को अपने ठीक रखना है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप एग्ज़ाम अच्छा कर लोगे। तो मैं उसमें क्या करता था, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे तुक्के मारता था, उसको मार्क्स रिव्यू में डाल देता था। अब जब भी मैं आता था ना तो मैं ये देखता था कि मैथ्स के मेरे पास टोटल 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, मैंने 30 के अराउंड अटेम्प्ट कर लिए हैं, और मेरा माइंड इस स्टेट में होता था कि ज़्यादा नहीं करना है, 20-30 क्वेश्चन है, अगर नहीं भी हुए तो ठीक है। तो अब और मुझे पता था कि 40 के अराउंड ही मुझे अटेम्प्ट करने हैं, तो मेरे माइंड में बस ये रहता था कि मेरे को 10 और अटेम्प्ट करने हैं, चाहे मुझे पता है 15-20 क्वेश्चन अभी मेरे बचे हैं। बट ये वहाँ पर अगर माइंड को ऐसे ट्रेन करोगे कि हाँ अब सब पॉजिटिव, सब अच्छा चल रहा है, तो ये होता है कि जो आपने करे है ना, जो आपने तुक्के मार दिए, वो जल्दी जल्दी आपके माइंड में आते हैं कि हाँ यार ये वाला मैंने ऐसे करा था, ये वाला ऐसे करा था। तो ये कर सकते हो कि 70 मिनट्स को ब्रेक करो, और स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन विजिट कर लो आधे घंटे के अंदर, और बाकी जो 40 मिनट्स है 40 मिनट्स में एक बार रिविजिट जरूर करना पूरे एग्जाम को, मतलब पूरे मैथ्स को जो आपने अटेम्प्ट कर दिया ना, चाहे आपने मतलब इट डजंट मैटर कि आपने कितने क्वेश्चंस करे, 30, 35, 40 जितने मर्जी करे हो, बट एक बार जितने कर लिया ना, बाकी सबको छोड़ के एंड के 10 मिनट में सिर्फ उन्हें एक बार देख कर जाना सारे, कि मैंने सही करे हैं क्योंकि गलत करे हैं। क्योंकि लास्ट एग्जाम में मेरे 5 या 6 क्वेश्चन मैथ्स के ऐसे थे जिसमें मैंने जब रिविजिट करा एग्जाम को, तो मुझे पता लगा मैंने कुछ ऑप्शन गलत टिक कर दिए, या फिर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो गई, तो उससे बचने के लिए कर सकते हैं। और बाकी LR वगैरह तो ये है कि LR में 30 मिनट्स हैं, तो उसमें रीचेकिंग का तो टाइम नहीं मिलेगा। उसमें बस ये है, पजल वगैरह थोड़ी बात के लिए करो, और जो बाकी क्वांट्स है, क्वांट्स अपनी अपनी अभी परफेक्ट कर लो, क्योंकि क्वांट्स अगर हो गई तो वो ऐसा होता है कि क्वांट्स के आंसर निकल जाते हैं मोस्टली। और जो LR वगैरह वाले ब्लड रिलेशन जैसे ये टॉपिक वगैरह हो गए, ये सिलॉजिज्म हो गया, ये सब टॉपिक्स जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो ये वाले पहले करो। और अगर पजल के टाइम है तो उसे एंड के लिए छोड़ो, इतना जल्दी उसे मत करना। और कंप्यूटर के लिए तो इनफ टाइम है ही। तो कंप्यूटर कैसे करते हैं? कंप्यूटर के लिए तो मैंने जैसे कोचिंग की एस्पायर टेस्ट सीरीज़ है, उसके साथ आपको कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ फिल्म फ्री मिलती है, टेस्ट सीरीज़ भी और उसका कोर्स भी। तो उसमें 8 to 10 वीडियोज़ होती हैं, वो मैंने देखी थी और वो मोर देन सफिशिएंट थी, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो जितना भी है उसमें मोर देन सफिशिएंट है। तो ये बता, मतलब तूने जब टेस्ट सीरीज लगा रहा होगा तू, काफी टेस्ट मॉक्स दिए होंगे, तो तेरे स्कोर्स बनते थे, तो मुझे ये बता तेरा पूरा जर्नी का मतलब स्कोर जर्नी क्या थी? कि स्टार्टिंग पेपर जो पहला पेपर दिया था उसमें कितना था, और फिर जो लास्ट मॉक दिया उसमें कितना था? देखो मैंने जब दिसंबर में स्टार्ट की थी ना अपनी प्रिपरेशन, तो फिर ये था कि सब बच्चे बोल रहे थे कि पहले वो सिलेबस कंप्लीट कर ले उसके बाद मॉक देना। बट मैंने फिर सर से बात की थी, अपने टीचर्स वगैरह से बात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब जितना भी तुम्हारा सिलेबस हो गया ना उतना अटेम्प्ट करो। तो फिर मैंने जनवरी मिड या एंड के अराउंड से मैंने मॉक देने स्टार्ट कर दिए थे, और उस टाइम मेरा जो फर्स्ट स्कोर था वो मेरा था 450 अराउंड, 450 के था। तो मेरा फर्स्ट तो ये था क्योंकि मेरी मैथ्स ठीक थी, मैथ्स के मतलब मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे दिसंबर में। और फिर जनवरी के बाद फिर मेरा फरवरी और मार्च मिड तक मेरा ये स्कोर चल रहा था 500, 550, 500, 550। बट फिर मैंने फिर सर से बात की, सर मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, उसी पर मैंने टॉपिक से कंप्लीट कर लिए फिर भी मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। फिर सर ने बोला एक बार PYQ करो, और जितने मार्क्स कर लिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस नहीं करा था उस टाइम तक, तो फिर सर ने कहा अभी मार्क्स छोड़ दो और जितना भी अभी एनालिसिस है और जो PYQ पहले वो कंप्लीट करो। तो फिर मैंने आधा मार्च वही दिया, मैंने जितने पुराने मार्क्स थे उनको एनालाइज करा, और जो मिस्टेक्स थी मैंने उन्हें एक नोटबुक में लिख कर रख लिया कि जो मुझे शॉर्टकट्स पता लगे। और उसके बाद फिर PYQ करे। उसके बाद फिर मैंने सडन जंप देखा कि जो मेरे 550 या 500 आ रहे थे वो मेरे 650 तक पहुंच गए ये एनालिसिस वगैरह करने में से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन PYQ आते हैं, और एक आपको माइंड ट्रेन हो जाता है कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो उस वैरायटी क्वेश्चंस मिलते तो आपको जल्दी आ जाते हैं। तो ये तो धीरे धीरे मार्क्स बढ़ा, और एंड तक फिर आने लग गए थे 700, 750, 800। वो मॉक पे भी डिपेंड होता था, बट टेस्ट सीरीज में तो आने लग गए थे कि टॉप 10 या 20, 30 में रैंक रहे। तो जैसे सेल्फ स्टडी किया तो
हम लोग को क्या होता है, हम जब कोचिंग में प्रेयर करते हैं तो हमको एक एनवायरनमेंट मिलता है। सेल्फ स्टडी में हम लोग को एनवायरनमेंट नहीं मिलता। तो तूने कैसे अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया और कैसे तू मोटिवेट करता था अपने आप को? सेल्फ स्टडी में मैंने क्या करा था, एक तो मैंने अपने जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे जैसे आदित्य, रैंकन, उससे भी मैं मतलब कंपटीशन में रहता था कि हाँ वो कर रहा तो मैं भी करूँगा, और ऐसा पीयर ग्रुप बना लो। जैसे मैंने टेलीग्राम पर काफ़ी सारे बच्चे ऐड कर लिए थे ग्रुप में, जो आसपास के बच्चे थे, या फिर जो ऐसा था कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, ये नहीं है कि फालतू की बातें करने आ गए, सीरियस एस्पिरेंट्स थे और वो सेम टेस्ट सीरीज के थे। तो क्या होता था ना कि अगर एक मॉक दिया, एक मॉक देने के बाद एकदम से सब पूछते थे कि कैसा गया, कैसा गया, कितने मार्क्स आए। तो एक वो रहता है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कंपटीशन वाला। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वेस्ट है, नुकसान करेगा, नहीं, वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि अगर आपने उसने दिया है तो आपको ये रहता है कि यार नहीं है, नेक्स्ट टाइम मुझे भी अच्छा करना है। और अगर उसके अच्छे आ गए तो ऐसा लगता है कि यार इतने आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। क्योंकि जब पहले अगर 500 या 80 नंबर आते थे ना, तो 800 नंबर तो एक ड्रीम लगता था कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो जाने किसके ही आता है। लेकिन जब ये होता है अगर किसी साथ वाले के आ गए उतने, तो फिर लगता है यार ये पॉसिबल है, आ सकते हैं किसी इसके आए तो मेरे तो मेरे आ सकते हैं कि मैं भी कम नहीं पड़ रहा। तो फिर एक रहता है कि मैंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया था कि टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कॉलेज पे भी, हर जगह ऐसे बच्चे थे कि मतलब एक मॉक दिया तो सब लोग पूछने बैठ जाएंगे, या कोई भी डाउट होता तो मैं उनसे क्लियर कर लेता था। तो इससे बस यही था कि इससे वही बेनिफिट होता है कि एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कोचिंग में मिलता है बच्चों को, वो तुम ऐसे अपना सेल्फ क्रिएट कर सकते हो। और यार ये बता कि सिली मिस्टेक्स कैसे सुधारी? ये यार आज तक मेरे को इसका तोड़ नहीं मिला, सिली मिस्टेक्स कैसे सुधारते हैं? सिली मिस्टेक्स का तो वही है जो मैथ्स में होती है, मैं बस लास्ट के 10 मिनट उसी को देता था कि एक बार रिविजिट करना है एग्जाम को। क्योंकि सिली मिस्टेक्स होती हैं, जितना मर्जी कर लो, अब जितने मर्जी मॉक दे लो, एग्जाम का प्रेशर जैसे रहता है उस टाइम होती है सिली मिस्टेक्स। और ऐसी ऐसी मिस्टेक्स रहती हैं कि आपको लगता है कि हाँ यार आपने सही टिक करा, बट जब आंसर की आती है आप कहते हो यार ये तो मैंने टिक नहीं करा था, फिर आप आंसर की को बोलते हो कि यार इसमें गलत आया है। बट ऐसा होता नहीं है, आप जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ या तो दूसरी कर देते हो, या वरना कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसका तो बस वही है, एक बार एंड के 5 या 10 मिनट कूल रहो एग्ज़ाम में, क्योंकि वही है जितना कूल रहोगे उतना अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। एग्ज़ाम वाले डे तक इट डजंट मैटर कि आपने कितना सिलेबस करा है, हाउ सिलेबस हैव कंप्लीटेड, बट यही मैटर करता है कि आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दे रहे हो एग्ज़ाम में, बस यही है। और एक और चलो क्वेश्चन है, अभी अपन लोग सेल्फ जब प्रिपेयर करते हैं तो वो रहता है ना कि नोट्स तो किसी से ले नहीं सकते, तो खुद के नोट्स तुमने कैसे बनाए थे लेक्चर्स के साथ साथ? मैंने क्या करा था, जब मैं ऑनलाइन लेक्चर देखता था, मैं यूट्यूब पर मैंने लेक्चर देखे थे, निशांत वोरा सर हैं एक, अनअकैडमी आइटम्स पर। तो वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनके एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनवा देते हैं कि उनमें क्वेश्चंस रहते हैं, और स्टार्टिंग में पहले पूरा टॉपिक पढ़ा देंगे, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। तो मैं क्या करता था, पहले जो टॉपिक के इनके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो नोट करके रख लेता था। सारी चीज़ें तो नहीं, बस ट्रिक्स वगैरह पहले नोट करके रख लेता था। और जो ये क्वेश्चंस है, हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, जैसे एक चैप्टर जैसे पीएनसी है तो उसमें काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, 8-10 टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन नोट करके रख लिया। कुछ ऐसा क्वेश्चन कि जो थोड़ा लगे डिफरेंट है, उसको मैं नोट करके रख लेता था उसके आंसर के साथ, कि अगर कभी मुझे मॉक में या कभी ऐसा मुझे मिलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो याद रहेगा सारे क्वेश्चन। तो ये रहता है, मैं अपने नोट्स में आके देखता था, मैं देखता था अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कर रखा है, उसको जाके पढ़ लिया। और मॉक्स के साथ क्या करता था, मॉक्स जैसे कोई मिला और उसमें ऐसा रहता है कि जैसे 30-25 क्वेश्चन आपने कर लिए, बट 5-10 क्वेश्चन ऐसे होते थे कि आपको दोस्त से पता लगे या किसी और से पता लगे कि इनके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कि ये वाले हैं, ये ऐसे हो सकते हैं, या डाउटनेट वगैरह पे आपने देख लिए। तो उसमें जो भी क्वेश्चन था उसके शॉर्टकट थे, वो मैंने अलग से एक नोटबुक बना रखी थी, इससे मैं उसमें यही लिखता था क्वेश्चन और उसके साथ में ट्रिक। और वो ट्रिक से इतना बेनिफिट मिला कि एग्जाम वाले डे भी मैं उसे ही पढ़ के गया था, और मैंने बताया अभी 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट उससे आ गए थे। और ट्रिक अगर आपने एक अपनी जगह मतलब अपनी नोटबुक में नोट कर रखे हैं, तो ये रहता है कि वो याद भी ज़्यादा रहती है, कि अगर आप नया क्वेश्चन आया तो हमने लगा दी, या पुराना क्वेश्चन दिखा तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्ट मिलता है कि हाँ यार मेरे नोट से आया ये क्वेश्चन, तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ये है, तो ये रहता है। अभी फर्स्ट ईयर्स में तो वो लोग को क्या करना चाहिए, और जो फाइनल ईयर्स में जो प्रिपरेशन अभी शुरू करने वाले हैं, शुरू कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए इन दोनों के लिए सेपरेटली कुछ? देखो, अगर आपको फर्स्ट ईयर वाले तो आराम से सेल्फ कर सकते हैं। अगर उन्हें कोचिंग की नीड नहीं लग रही है, अगर उनका मैथ्स ठीक है, तो वो आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या ट्रायल ले सकते हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी, कि ट्रायल लेकर देख लो, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है आप कोचिंग के लिए तो कभी भी जा सकते हो। तो ये है, फर्स्ट ईयर आप पूरे ट्राई करो, बट ये है फर्स्ट ईयर में कोडिंग आपको जरूर करनी है, क्योंकि जैसा NIT या किसी भी कॉलेज में जैसे प्रेशर रहता है, तो उस टाइम ये है कि जैसे बंदे हैं तो पहले से कोडिंग करके आते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा, और एक ऐसे जो मेरे जैसे जिन लोगों ने कोडिंग की नहीं, यहाँ आके शुरू किया, तो हमको बहुत दिक्कत, मतलब हो जाएगा बट दिक्कत बहुत आएगी। तो इन जैसे बच्चे सबकी फाड़ के रखते हैं कि यार ये कर लिया, या फर्स्ट ईयर से लग रहे हैं। तो यही अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो अब फर्स्ट ईयर तो रहने दो, क्योंकि निमसेट के लिए
मैक्सिमम एक साल Maximum- इनफ है, एक साल से ज़्यादा तो बेकार है। देखो फर्स्ट ईयर में हो तो भाई कोडिंग कर लो, थोड़ा मजा कर लो, थोड़ा मजा कर कॉलेज लो। लाइफ देख लो, क्योंकि अभी से लग जाओगे और वो भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसके लिए 3 साल नहीं चाहिए होते हैं। और 3 साल में आपका दिमाग भी ऐसा हो जाएगा कि यार अब नहीं परेशान हो करना, जाओगे, परेशान हो पता जाओगे। चला एग्जाम आ गया और अब मन उठ गया कि यार अब तो अब मन नहीं है देने का। अब मन नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर मिड तक आप यही करो कि जितना कोडिंग कर सकते हो, कर जितना लो। आप मतलब नया सीख सकते हो, अपस्किल कर सकते हो, वो करो अपने हम्म। आप को। और उसके बाद ये करो कि जब 1.5 साल अगर आप कोडिंग वगैरह कर लोगे तो आप डिसेंट एक उस पर अच्छे पोजीशन लेवल पर पे पहुंच पहुंच जाओगे, जाओगे। अच्छे लेवल पर। फिर ये है आराम से 1-2 क्वेश्चन जो बन रहे हैं डेली के वो कर लो। और उसके बाद फिर सेकंड ईयर एंड से या फिर सेकंड ईयर अगर आपको ज़्यादा डर है तो फोर्थ सेमेस्टर से अपने स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। हम्म। तो या फिर स्टार्टिंग से या फिर फिफ्थ सेमेस्टर की स्टार्टिंग से। एक और फाइनल क्वेश्चन है कि वो होता है ना कि आप अपियरिंग में हो, एग्जाम देने वाले हो, लेकिन भाई ड्रॉपर को तो कोई कॉलेज का भी नहीं पढ़ना होता है, वो पूरा निमसेट में लगा हुआ है, तो उसका डर तो रहता होगा ना थोड़ा कि यार ड्रॉपर ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा टाइम है उसके पास। ये डर बोथ साइड है, ड्रॉपर की साइड भी और अपेयरिंग की साइड भी। अपेयरिंग को ये डर रहता है कि यार ड्रॉपर पढ़े जा रहा है, मेरे को तो टाइम, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, वो 7 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा है और मेरा क्या होगा, वो तो ज़्यादा पढ़ रखा है, उसने एग्जाम भी दे रखा है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ड्रॉपर है, ड्रॉपर को और टेंशन रहती है कि यार उसका ऑलरेडी एक साल जा चुका है और अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, और वो इसी टेंशन में वो उस दिन का आधा टाइम चाहे वेस्ट कर देता होगा। बट अपेयरिंग वालों को ये डर रहता है कि आप ड्रॉपर कर रहे हैं, ड्रॉपर वाले को ये लगता है कि यार अपेयरिंग वाले कर रहे हैं। तो डर बहुत साइड है, ये डर छोड़ दो और एक एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी। सीयूटी में 75 क्वेश्चंस है अराउंड, तो उसमें ये बच्चे बोल रहे होंगे कि मेरे तो 60 अटेम्प्ट हो गए, 70 अटेम्प्ट हो गए, 50 अटेम्प्ट हो गए। और ऐसा होता है कि मैं जैसे 30 करके आया हूँ, जो अटेम्प्ट 40 करके आया हूँ, उसको डर लग रहा होगा निमसेट कैसे होगा, ये बच्चे कंपटीशन में आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब मैं भी एग्जाम देकर आया था उस टाइम 100 क्वेश्चन आते थे ना, तो मैंने भी 65 कुछ अटेम्प्ट करे थे। और बच्चे आकर बोल रहे थे कि मैंने तो 70 कर दिए, 80 कर दिए, 90 कर दिए। और जब एग्जाम रिजल्ट देखा तो उनको 200 भी नहीं बने थे। तो फिर ये टेंशन देते हैं। और हमारा तो ये था कि वो निमसेट से जस्ट 2 दिन पहले था सीवीटी। हाँ 7 तारीख को था 7 शायद। तारीख को था, तो चार। काफी लोगों ने ये भी हुआ कि सीवीटी की वजह से अपने निमसेट बिगाड़ दिया। तो ऐसा मत करना, अगर आपको सीवीटी खराब भी गया है तो आप ये मत सोचो कि आपको बहुत खराब गया है, हो सकता है बाकी लोगों को और भी खराब गया हो। लेकिन वो बोलते नहीं है, वो बोलते बस अपने नहीं आप को एक अरे बोलना भाई, जब याद है निमसेट का अपना हो गया था एग्जाम, उसके बाद में कट ऑफ कितना बताया था, कुछ 700। 700। तो वो डर हमेशा रहता है। बस ये निमसेट के लिए वो नहीं करना कि यार निमसेट कैसे होगा, सब हो जाएगा, बस पॉजिटिव रहो एग्जाम में। और एग्जाम में डर लगता है जब आओगे वहाँ पर, एग्जाम सेंटर पर आओगे तो वहाँ पर ऐसा होगा कि सब फोटो कॉपी वगैरह लेके बैठे हैं और क्या हुआ, फोटो कॉपी नहीं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बट डरना नहीं है। डरना नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे देखने को मिलेंगे ना वहाँ पर जाके, लगता है मेरा कैसे होगा यार इनमें, ये तो इतने ज्यादा मतलब ऐसे बैठे हैं एक से एक। और सुबह सुबह हमारा तो सुबह भी एग्जाम था, तो और ज्यादा डर लगता है और ज्यादा डर। कि 6 बजे पहुंच गए और वहाँ पर सब ऐसे दिख रहे हैं। तो वो डर रहेगा, एग्जाम हॉल पे जाके बैठो और बस यही करो कि जितना पॉजिटिव रह सकते हो पॉजिटिव रहो, ट्रेन करो बस। और जब पूरे साल मेहनत किया है तो थोड़ा खुद पे भरोसा रखना, जब एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई ठंडे दिमाग से बिल्कुल आराम से, ऐसा नहीं है कि सबको देख के प्रेशर में अलग कोने में जाके बैठ जाना, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ जाना, आराम से मस्ती करना, पेपर देना, ऐसे कैसे चुपचाप घर आ जाना, डिस्कस मत करना वहाँ पे। हम लोगों ने तो ये भी सोच लिया था जब एग्जाम देकर आए थे कि इस साल तो ड्रॉप लगेगा ही ड्रॉप लगेगा। लगेगा भाई, मैंने ड्रॉप लिया हुआ था, मैं जानता हूँ कैसी हालत हुई थी। और मैं सोचा था मैं ड्रॉपर बन गया। बट सही सब है। अच्छा होगा अगर तैयारी करिए। आराम से तैयारी करो, अभी टाइम है, और उसके बाद में फिर एग्जाम भी अच्छे से देना। उम्मीद है सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो में। चलो ठीक है, बाय। बाय।